हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में और जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। 11th क्लास के अकाउंटेंसी के अंदर आपको मिलने वाला है ये चैप्टर डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कितने मेथड्स हैं डेप्रीशिएशन लगाने के, आज हम इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ये चैप्टर है। अगर हम डेप की बात करें, डेप्रीशिएशन क्या होता है, तो इसको हम जानेंगे कि डेप्रीशिएशन इज द decrement in the value of fixed assets due to uses in business or tear and wear। इस वजह से जो लगाया जाता है उसे हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो ये कंप्लीट एक डेफिनेशन है जो डेप्रीशिएशन की है। क्या कहता है डेप्रीशिएशन? कहता है, देखिए ये एक कमी है जो किस वजह से आई? क्योंकि बिजनेस में यूज किया गया, किसका यूज किया गया? फिक्स्ड एसेट का हमने यूज किया, या फिर यूज करने से उसमें जो भी टूट फूट हुई, उस टूट फूट की वजह से उस एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है उसे हम लोग बोलेंगे डेप्रीशिएशन। तो ये बात हम अच्छे से समझ लें कि डेप्रीशिएशन आखिर है क्या। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज एक मोबाइल फ़ोन परचेज करके लाए, मोबाइल फ़ोन, और इस मोबाइल फ़ोन की कीमत है 20,000, 20,000 रुपये का हमने एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया। आज टाइम है T0। आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसे हम T0 से डिनोट कर लेते हैं। आज हमने इसे परचेज किया, लेकिन आज से ठीक एक साल बाद से T1, 1 ईयर लेटर, आज से ठीक एक साल बाद, क्या इस मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है, जो रेट है, जो प्राइस है, वो इतना ही बचेगा? नहीं, हो सकता है ये कम हो जाए। हो क्या सकता है? ये कम ही होने वाला है। क्योंकि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये पुराना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इससे जो आउटपुट मुझे मिलता है वो आउटपुट कम हो जाएगा। तो जो नया फ़ोन मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा था, यूटिलिटी दे रहा था, वो सब कुछ कम होती चली जाएगी और इस फ़ोन की कीमत से 15,000 रह जाने वाली है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग तो इसकी वैल्यू कुछ कम बता देंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि 15,000 रह जाएगी। तो बताइए, ये जो 5,000 रुपये का, ये जो 5,000 का डिफरेंस आ गया T0 से, T0 मतलब आज इस फ़ोन की कीमत थी 20,000 और T1 मतलब 1 ईयर लेटर, एक साल बाद जो कीमत में कमी आई, ये जो डिफरेंस आया है 5,000 रुपीज़ का, इस 5,000 को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको बताइए। इसको कहेंगे डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन एसेट की वैल्यू में होने वाली कमी को कहते हैं, जो उस फिक्स एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज करके आने वाली है। अब ये डेप्रीशिएशन आप ही बताओ बच्चों, बिजनेस के लिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बताइए, डेप्रीशिएशन जो होगा वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप बताओ मुझे, प्रॉफिट या लॉस? बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये तो मेरे बिजनेस के लिए लॉस होने वाला है। लॉस क्यों लॉस होने वाला है? क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू में कमी आती जा रही है। तो इस डेप्रीशिएशन को मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? सर इस डेप्रीशिएशन को हम लोग कर देते हैं डेबिट।
क्योंकि सभी लॉसेस डेबिट होते हैं, इसलिए इस लॉस को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, आपको कुछ पुरानी बातों पर चर्चा करवा देते हैं। चर्चा क्या करानी है सर? पुरानी बातें तो हमें सारी आती हैं, हम सारी बातें जानते हैं पुरानी। तो बताइए, पुरानी बातों में अगर हम चलें तो जब एक बिजनेस किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे देता है, पेमेंट करता है, तो बताओ उस पेमेंट का पर्पस क्या होता है? आप मुझे बताओगे उस पेमेंट को देने का पर्पस क्या होता है? उस पेमेंट को करने के 3 पर्पस होते हैं। 3 पर्पस। हाँ, कौन कौन से 3 पर्पस? या तो आपने गुड्स खरीदा होगा, या तो गुड्स परचेज किया होगा इसलिए आपने पेमेंट किया है, या फिर आपने एसेट खरीदी होगी। जी हाँ, एसेट परचेज की होगी इसलिए पेमेंट किया है, या फिर आपने एक्सपेंस किए होंगे, एक्सपेंस किए होंगे इसलिए पेमेंट किया है। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो जिन्हें हम अपने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदते हैं। मतलब हमारी इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्ट उन गुड्स को परचेज करने का यही होता है कि हम उन्हें सेल कर सकें। तो इसलिए वो क्या होंगी? गुड्स कही जाएंगी, जिनको बेच करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब नॉर्मल कोर्स में जिनकी ट्रेडिंग करते हैं वो होती हैं गुड्स, और जिनको यूज किया जाता है बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को कमाने के लिए जिनका हम यूज करते हैं बिजनेस में, उनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। अब ये एसेट्स जो होती हैं, इनको हम लोग क्या कर देंगे? इनका ट्रीटमेंट क्या है? इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक कहानी सुनाएंगे और बताएंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में। गुड्स के बारे में हमें पता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू या तो कैश, या तो बैंक, या तो क्रेडिटर्स। जिससे भी हमने गुड्स परचेज किया उसका नाम लिख देते हैं। तो ये होती है गुड्स परचेज करने की एंट्री। लेकिन जब हम एसेट परचेज करते हैं तो याद करो वो पुराने दिन, जब हम एसेट्स परचेज किया करते थे तो क्या जर्नल एंट्री पास करते थे? उस समय हम एंट्री पास करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, या वो कंप्यूटर हो। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू वेंडर, वेंडर बोले तो क्रेडिटर्स। तो इनसे हम सामान खरीद लेते थे। चलिए, तो ये एंट्री बनती थी। परचेज गुड्स के केस में परचेज को डेबिट करेंगे, और एसेट खरीदेंगे तो एसेट को डेबिट करेंगे। और जब एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करते थे तो एक्सपेंस को डेबिट मारते थे और टू कैश करते थे। तो ये एंट्री हम लोग पास करते अभी तक आए हैं। तो पेमेंट करने के 3 ही ऑब्जेक्ट हैं मेरे बिजनेस में। एक, या तो गुड्स खरीदना, या तो एसेट खरीदना, या फिर एक्सपेंस करना। और उसके अलावा पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो क्या है उसके बारे में हम आराम से बैठकर चर्चा कर लेंगे, वो बहुत रेयर केस है। तो पेमेंट के बारे में हमने समझ लिया। अब एसेट हमने खरीदी, एसेट हमने खरीद तो ली, लेकिन ये एसेट होती क्या है? एसेट होती है बिजनेस में रखा हुआ वो एक्यूमुलेटेड। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझना है, ध्यान लगा करके समझना है। जब मैं सैलरी पेड करता हूं तो ये सैलरी 1 महीने के लिए पेड होती है। जब मैं रेंट पेड करता हूं तो 1 महीने के लिए पेड होता है। जब मैं कोई भी इंटरेस्ट पेड करता हूं, या फिर मैं कोई अकाउंटिंग चार्ज पेड करता हूं, या एडवर्टाइजमेंट पेड करता हूं, तो ये सभी पेमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किए जाने वाले पेमेंट हैं। शॉर्ट टर्म, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये पेमेंट करता हूं। लेकिन जब मैं एसेट परचेज करता हूं तो एसेट खरीदता हूं मैं लंबे समय के लिए। सर, इस बात को तो हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जी हाँ, ये जो एसेट्स का खरीदना था इसको मैं अपने कैपिटल एक्सपेंसेस कहता था। कैपेक्स के नाम से इनको मैं संबोधित करता था, कैपिटल एक्सपेंसेस।
लेकिन जब मैं इन एक्सपेंसेस को करता था, जो छोटे खर्चे थे, जो विद इन 1 ईयर खर्च हो जाने वाले खर्चे थे, उनको जब मैं करता था तो इसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंस कहता था। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते थे ये मेरे। अब ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और ये मेरे कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मैं डायरेक्टली अपने P&L अकाउंट में दिखा देता हूं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं अपने P&L अकाउंट में डायरेक्टली नहीं दिखाता। थोड़े समय के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, तो वहां पर हम जानेंगे कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्यों दिखाया जाता है। तो वो बात जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हम लोग जान रहे हैं वो ये कि कैपिटल एक्सपेंसेस को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, नाम है मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहता है मैचिंग कंसेप्ट? मैंने एक रेवेन्यू एक्सपेंस किया, रेवेन्यू एक्सपेंस, ये मेरा एक पीरियड है मेरा 2023 एंड 2024, ये मेरा एक पीरियड है। इस पीरियड के लिए मैंने सैलरी पेड की, तो ये मेरा एक मंथ है जून। इस जून मंथ के लिए मैंने सैलरी पेड की, तो बताइए वो इसी मंथ के लिए पेड की जो फॉल कर रहा है इस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में, जो शुरू हुआ 1 अप्रैल से और ख़त्म हुआ 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जो ख़त्म हो जाए वो मेरा फाइनेंशियल ईयर, और इस फाइनेंशियल ईयर के जून मंथ के लिए मैंने सैलरी पेड की, तो ये खर्चा मेरा इसी पीरियड में फॉल कर गया। लेकिन मैंने एक कैपिटल एक्सपेंसेस किया। कैपिटल एक्सपेंस क्या है मेरा कैपिटल एक्सपेंस? लेट सपोज मैंने एक लैपटॉप परचेज किया। अब मैंने लैपटॉप परचेज किया, वो मेरा इस साल तो चलेगा ही चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा और उसके नेक्स्ट ईयर में भी जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा 3 ईयर चलने वाला खर्चा है। अगर मैं मान लूं कि लैपटॉप मेरा 3 साल चलने वाला है, तो ये मुझे 3 साल के लिए बेनिफिट देगा। पहला साल क्या है? पहला साल ये है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो इस तरीके से ये कैपिटल एक्सपेंसेस जो लैपटॉप मैंने परचेज किया वो 3 साल के लिए किया। तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या इस एक्सपेंसेस से मुझे फायदे मिलने वाले हैं? जवाब है आपका यस, क्योंकि आप जब इसे बिजनेस में यूज करोगे तो इससे आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, इसकी मदद से आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे। चलिए, लैपटॉप है, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ऐसे बहुत सारी एसेट्स हैं जिनको लगा करके मैं बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करता हूं। तो बताइए, ये बड़े वाले जो खर्चे होते हैं ये मुझे कई ईयर में ले जा करके बेनिफिट देते हैं। तो बताइए उनकी कॉस्ट को भी, उनकी लागत को भी, उन पर जो मैंने बड़ा खर्चा किया उस खर्चे को भी कई ईयर के रेवेन्यू के साथ में ही मुझे एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, टेक्निकल भाषा को एक तरफ रखकर। आपको ये तो पता ही है कि जो एसेट्स होती हैं वो मेरे फ्यूचर में मिलने वाले फायदे होते हैं, चाहे 1 महीने में फायदे मिलकर खत्म हो जाएं या फिर फायदे मिले मुझे लंबे समय के लिए, होते वो मेरे बिजनेस के लिए फायदे ही हैं। लेकिन साथ ही साथ वो मेरा एक एक्सपेंस भी होता है। अब चूंकि एक्सपेंस है तो उसे मुझे बराबर बराबर बांटना पड़ेगा उस पीरियड में, जिस पीरियड में मुझे उस एक्सपेंसेस से फायदा मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो बांटना है सेम एक्सपेंसेस को विद द मैचिंग रेवेन्यू, इसको बोलते हैं बेटा मैचिंग कंसेप्ट। याद करो, जहां पर हमने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था अपने शुरुआती चैप्टर्स में ही, जहां पर लिखा गया था कि अगर मुझे एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक खर्चे को करने से, तो उस खर्चे को मैं उसी पीरियड में डालूंगा जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जी ये तो बात हमें समझ में आ गई, कैपिटल एक्सपेंसेस को मुझे कई ईयर्स में डालना पड़ेगा क्योंकि कई ईयर्स में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंस को उसी पीरियड में डालना पड़ेगा जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का फायदा मुझे एक ही साल के लिए एक ही साल या एक ही टेन्योर या एक ही छोटे पीरियड के लिए मिलता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस का फायदा मुझे कई फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस को अलग इसलिए किया जाता है। इसलिए जब मैं कोई खर्चा कई समय के लिए करता हूं, मतलब कई फाइनेंशियल ईयर के लिए करता हूं, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए करता हूं, तो उसे बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस। और जब मैं खर्चा किसी एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए उसी में ही प्रॉफिट कमाने के लिए करता हूं, तो वो होते हैं मेरे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं और एसेट्स को उठा करके हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बैलेंस शीट आखिर होती क्या है? बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट का मतलब होता है बच्चों वो बैलेंसेस जो बैलेंसेस अभी अमोर्टाइज होकर के, डेप्रिसिएट होकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गए हैं या जिन अकाउंट्स का अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो बचे हुए बैलेंसेस से बनी हुई शीट कही जाती है बैलेंस शीट। चाहे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा हो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती हैं, तो जो मेरी कैपिटल लगी है, जो मेरी लायबिलिटीज है, उन्हीं से जो अर्जित हुई वही मेरी एसेट होंगी। खैर, अभी हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में नहीं जाते, अभी हम यही हैं डेप्रिसिएशन में। और डेप्रिसिएशन में हमने ये बात जानी कि जो एसेट होती हैं, एसेट्स लंबे समय के लिए किया गया खर्चा है जिसका फ़ायदा मुझे कई फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलने वाला है। इसीलिए उन फाइनेंशियल ईयर्स में मैं इस फायदे को विभाजित कर दूंगा और उसे एलोकेट कर दूंगा। तो एलोकेशन है कैपिटल एक्सपेंसेस का ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ दैट एक्सपेंसेस। मतलब उस एक्सपेंसेस का जो यूजफुल पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए इस खर्चे को हम लोग करने वाले हैं। चलिए, हमें ये बात समझ में आ गई कि मेरे पास में एक कैपिटल एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस, और इस कैपिटल एक्सपेंसेस की एक लाइफ है, ये भी हमें माननी पड़ेगी। इसलिए इस लाइफ को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। जी हाँ, ये जो लाइफ होती है इसको भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ की लाइफ कितनी है हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट करेंगे। बताओ बच्चों, एक पर्सन की लाइफ कितनी है? एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन कितने दिन जिएगा ये हमें नहीं पता। इसलिए हम उसकी लाइफ को क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड लाइफ निकालते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ निकालते हैं। और वो कितनी हो सकती है? लेट्स सपोज 60 साल एक पर्सन की लाइफ। उसी तरीके से हमने एक कंप्यूटर परचेज किया और इस कंप्यूटर की भी लाइफ बना दी 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल के बाद में ये कंप्यूटर बेकार हो जाएगा और हमारे काम का नहीं रहेगा, तो हमें इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और जब डिस्कार्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, और जो पैसे मिलेंगे उस पैसे को बोलेंगे हम लोग स्क्रैप वैल्यू। जी हाँ, उसकी स्क्रैप से जो वैल्यू आएगी वो कही जाएगी स्क्रैप वैल्यू। तो जब हम किसी एसेट को खरीद कर लाते हैं बिजनेस में उस एसेट को आते वक्त हम लोग उसे एंटर कर रहे हैं, एसेट को डेबिट कर रहे हैं, जा रहा है कैश या बैंक से पैसा जा रहा है। और उस एसेट के आने के बाद उस एसेट को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने ईयर तक, कितने फाइनेंशियल ईयर तक ये मुझे फ़ायदा पहुंचाने वाली है। अब हमने एस्टीमेट कर लिया कि हमारा कंप्यूटर हमें 4 साल फ़ायदा पहुंचाने वाला है, और 4 साल बाद अगर मैं इस कंप्यूटर को स्क्रैप कर दूंगा तो स्क्रैप करने से भी मुझे इससे 2000 रुपीज़ वसूल हो जाएंगे। मतलब मैं इसे 2000 में बेच दूंगा। और अभी जो मैं कंप्यूटर परचेज करके लाया वो 50,000 का परचेज करके लाया, 50,000 का परचेज करके लाया हूं मैं कंप्यूटर। तो 50,000 का मैंने कंप्यूटर परचेज किया, 4 ईयर यूज़ करूंगा बिजनेस में, और 4 साल के बाद में इस कंप्यूटर को
हम लोग सोल्ड कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, क्या 50,000 जो मुझे 4 इयर्स के प्रॉफिट को कमाने में फायदा देने वाले हैं, क्या उस खर्चे को, जो खर्चा मुझे 4 साल में फायदा देगा, 4 साल तक फायदा देगा, उस खर्चे को मैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में डाल दूं? एक साल मैंने सेल की, उसी में उठा करके सारे खर्चे को डाल दिया। अगर मैंने ऐसा किया तो बेटा समझ लो, ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जहां पर 4 घोड़े एक रथ को खींच रहे हैं, लेकिन मारा एक को ही जा रहा है। 3 काम ही नहीं करना चाहते और फायदा सारे लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे 50,000 रुपीज का जो खर्चा है, इस खर्चे को 4 इयर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है, ये तो मैचिंग कंसेप्ट ने कह दिया। तो फिर अगर मैचिंग कंसेप्ट ने ये कहा तो फिर बुराई क्या है? बिल्कुल सही बात है। आप क्या करो, आप ये करो जी, अगर मैं कहूं कि इस खर्चे को मैं 4 साल पर बांटूंगा तो 50,000 रुपीज का जो डेप्रीशिएशन है उसे 4 साल पर बांट दीजिए और हर ईयर को बराबर बराबर डेप्रीशिएशन दे दीजिए। सबसे आसान तरीका, ये तो न्याय संगत बात है जी, ये सबसे बढ़िया बात है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। लेकिन ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि लास्ट में भी हमें 2,000 मिल जाएंगे, वो जो 2,000 हमें लास्ट में मिल जाएंगे वो हमारा फायदा हो जाएगा फिर। अच्छा ये बताइए, मैंने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, 4 साल के बाद में 2,000 का रह जाएगा, तो मुझे नुकसान कितना? जल्दी बताइए, नुकसान कितना? मुझे नुकसान है 48,000 का। हाँ जी, हमें पता है 48,000 का मुझे नुकसान है। कैसे? 50,000 माइनस 2,000, 50,000 माइनस 2,000, मुझे नुकसान कितने का? 48,000 का। और अब 48,000 के नुकसान को एस्टिमेटेड लाइफ पर बांटना चाहिए। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 4 साल। तो बताइए, क्या ये तरीका और भी ज्यादा न्याय संगत नहीं हुआ? सर ये तो बहुत ही ज्यादा न्याय संगत हो गया। बताइए, इससे ज्यादा और क्या न्याय संगत लूं मैं? आप ही बताइए मुझे, मैं कैसे एक ही चश्मे से देखूं? देखते हैं तो कितना आएगा? एक डेप्रीशिएशन आना चाहिए एवरी ईयर 12,000 का, और जो बाकी बचे 2,000 वो एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट हम रिकवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट या उससे होने वाले लॉस अब अपोर्शन्ड हो गए ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। तो डेप्रीशिएशन को हम और क्या कह सकते हैं? डेप्रीशिएशन को अगर मैं बोलूं साधारण भाषा में तो एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। उस एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर एलोकेशन कर देना है उस कैपिटल एक्सपेंसेस का। यही है डेप्रीशिएशन। तो अब तो सर हम बहुत अच्छे से समझ गए डेप्रीशिएशन क्या है। बहुत सारी कहानियां आपने हमें बेवजह सुना दी। इतनी कहानियां सुननी नहीं थी, कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा था कहानियां सुनाने का, तो मैं सुना आया। अब आपको समझ में आ गया कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। अब चलो आगे चलते हैं। तो डेप्रीशिएशन को अब हल्का सा हम ऊपर देखेंगे और यहां देखते हैं क्या लिखा था हमने लिखा था 50,000 का हमने लैपटॉप परचेज किया, 2,000 की स्क्रैप वैल्यू रह गई और नीचे क्या था? एस्टिमेटेड लाइफ जो 4 साल हमने मान ली थी। तो बताओ, अगर मैं इसी जो बात को मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको बुरा तो नहीं लगने वाला। देखो मैं लिख रहा हूं
डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब 50,000, मतलब 50,000 रुपए, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी माइनस करवा दी हमने स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर दीजिए इसे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब बताइए मुझे, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हमें बिल्कुल समझ में आ गई। इसका मतलब वही 12,000 रुपीज़ हैं जो ओवर द पीरियड बटने चाहिए। हाँ, तो जब ये बटने चाहिए तो यही तो फॉर्मूला है डेप्रीशिएशन का, जिस फॉर्मूले को देख करके आप कहते हो पता नहीं क्या बन गया है, जा करके अपनी किताब में देखो, वहां पर लिखा हुआ तो है डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अरे सर, आपने तो हमें फॉर्मूला बनाना सिखा दिया ना, फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया, मैंने आपको लॉजिक बताया कि फॉर्मूला कैसे बना, कैसे बना डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला। आप समझ चुके होंगे अब कि डेप्रीशिएशन हमने कैसे निकाला था। चलो वापस चलते हैं पुरानी बातों पर, अपनी पुरानी बातों पर चलते हैं। जरा इस स्लाइड को देखेंगे आप, देखो जहां से मैंने शुरू किया था क्या लिखा था, डेप्रीशिएशन इज द डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूजेज ऑफ इन बिजनेस और टीयर और बियर। मतलब व्यापार में एक एसेट को खरीदने से, उसके बाद उसे यूज करने से उसमें जो टूट फूट होती है, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और डेप्रीशिएशन के लिए हमने आपको बताया कि एसेट को कैसे खरीदा जाएगा और कैसे उस एसेट को हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दिखाने वाले हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने वाले हैं। तो यही है डेप्रीशिएशन की बड़ी छोटी सी, बड़ी ही छोटी सी बात, जिसको समझने में आपको हो जाती है परेशानी। तो डेप्रीशिएशन निकालने का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब फटाफट कुछ और समझाओ। तो बस हम अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन की, मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। ये मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है सर? जब आपने बता दिया कि डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दैट एसेट, तो फिर ये मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन क्या कर रहे हैं? तो बच्चों समझो, अभी अभी हमने आपसे कहा, आपको तब भी अच्छा लग रहा था जब मैं कह रहा था एसेट की वैल्यू को डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड लाइफ से, तो वो भी अच्छा लग रहा था आपको, लेकिन मैंने और रिफाइन किया तो आपने कहा ठीक है सर स्क्रैप वैल्यू भी घटनी चाहिए, हम मान लेते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये मेथड तो देसी मेथड है, जहां पर लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, डिवाइडेड कर दो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट में, एस्टिमेटेड लाइफ में। तो ये कौन सी वैल्यू है? ये तो हमारा जी वो मेथड है जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस मेथड को? इस मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जी हां, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसको तो ये कहा जाता है, ये एक ही मेथड के नाम है, चाहे फिक्स इंस्टॉलमेंट, चाहे स्ट्रेट लाइन, चाहे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन में जो मेरा पहला मेथड है वो मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड? इसका बहुत अच्छा नाम है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेथड कहता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट्स की, उसी पर एवरी ईयर आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कहा आपको 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, अगर आपको 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, तो एसेट्स की जो कॉस्ट है उसी के ऊपर, उसी को पकड़ लीजिए और उसी पर चार्ज करते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन का रेट था वो आप निकाल सकते हो।
तो आपको या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया गया होगा, अगर दिया नहीं गया होगा तो ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के माध्यम से आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ गया? हाँ, तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक अनदर फॉर्मूला भी आपके पास में आ जाएगा, जिसका मतलब होगा कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे शॉर्टकट तरीका है ये तो सबसे ही शॉर्टकट तरीका है जो ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इस मेथड से निकाला जाएगा। क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एसेट उठानी है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट सपोज 1 लाख रुपए की एसेट है और उसे 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 10% से मल्टीप्लाई कर दो, एवरी ईयर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा और उस डेप्रिसिएशन को आप अपनी किताबों में दिखाते रहेंगे। अब सर आप हमें कहानी सुनाने वाले थे, कहानी आपने सुनाई नहीं। सुनाएंगे कहानी, अगली क्लास में आपको सबसे पहले कहानी सुनाएंगे और उसके बाद में ही डेप्रिसिएशन के बाकी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको दिया है और इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन या बेसिक्स ऑफ जो अकाउंटेंसी है, क्यों मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, आखिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इसे समझ गए तो समझ लीजिए डेप्रिसिएशन से आसान चैप्टर और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। वो चैप्टर जिसे आप मुश्किल चैप्टर कहते हो, ये सबसे आसान चैप्टर है, ये प्रॉमिस है मेरा। आप बस साथ में जुड़िए और देखिए कैसे हम इस डेप्रिसिएशन की गुत्थी को चुटकियों में सुलझाने वाले हैं।